तो दोस्तों सिंसर्स नाम की एक बेहतरीन मूवी हमें नज़दीकी सिनेमाघरों में हमें देखने को मिली है और अभी भी कई जगह ये सिनेमाज में लग रही है। तो इसी मूवी का रिव्यू करेंगे आज, साथ ही साथ इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बारे में हम आपको बताना चालू करते हैं। सिनर्स एक आगामी अमेरिकी पीरियड हॉरर फिल्म है जिसे रयान कुगलर ने लिखा, निर्देशित और निर्मित किया है। फिल्म में माइकल बी. जॉर्डन दोहरी भूमिका में है। एली स्टेनफेल्ड, माइल्स कैटन, जैक ओकोनेल, वुन्मी मोसाकू, जेमी लॉसन, उमर बेंसन मिलर, ली जुन ली और डेलरॉय लिंडो ने अभिनय किया है। कुगलर ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी प्रॉक्सिमिटी मीडिया के जरिए जनवरी 2024 में इस शैली की फिल्म विकसित करना शुरू किया जब जॉर्डन को कास्ट किया गया। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ने बोली लगाने की होड़ के बाद अगले महीने वितरण अधिकार हासिल कर लिए और अप्रैल में अतिरिक्त भूमिकाओं के लिए कास्टिंग की गई। उस महीने फिल्मांकन शुरू होने से पहले जुलाई 2024 में फिल्मांकन पूरा हुआ। सिनर्स को संयुक्त राज्य अमेरिका में 18 अप्रैल 2025 को रिलीज किया जाना है। 2. आधार: अपने परेशान जीवन को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हुए जुड़वां भाई माइकल बी. जॉर्डन फिर से शुरुआत करने के लिए अपने गृहंगर लौटते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि एक और भी बड़ी बुराई उनका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही है। 3. ढालना: माइकल बी. जॉर्डन स्मोक और स्टैक के रूप में, एली स्टेनफेल्ड मैरी के रूप में, माइल्स कैटन सैमी के रूप में, जैक ओकोनेल रेमिक के रूप में, वुन्मी मोसाकू एनी के रूप में, जेमी लॉसन पर्ल के रूप में, उमर बेंसन मिलर कॉर्नब्रेड के रूप में, ली जुन ली ग्रेस के रूप में, डेलरॉय लिंडो डेल्टा स्लिम, लोला किर्के, याओ, पीटर ड्रेमेनिस, क्रिश्चियन रॉबिन्सन, जर्मेन मैक्टिजिक। उत्पादन: जनवरी 2024 में रयान कुगलर द्वारा निर्देशित, लिखित और सनिर्मित एक शीर्षकहीन शैली की फिल्म जो उनके मूल विचार पर आधारित थी। उनकी प्रोडक्शन कंपनी प्रॉक्सिमिटी मीडिया के माध्यम से विकास में होने की सूचना मिली थी। लंबे समय से सहयोगी माइकल बी. जॉर्डन को मुख्य भूमिका में लिया गया था। 4. सोनी पिक्चर्स, वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स और यूनिवर्सल पिक्चर्स फिल्म के वितरण अधिकार हासिल करने के लिए बोली लगाने की होड़ में थे। कुगलर की स्क्रिप्ट को एक पीरियड जॉनर वैम्पायर फिल्म के रूप में वर्णित किया गया था। बजट लगभग $90 मिलियन बताया गया है। 5. अगले महीने यह घोषणा की गई कि वार्नर ब्रदर्स ने फिल्म के वितरण अधिकार जीते हैं। 6. अप्रैल में जैक ओकोनेल, डेलरॉय लिंडो, जेमी लॉसन, वुन्मी मोसाकू, उमर बेंसन मिलर, एली स्टेनफेल्ड, ली जुन ली और लोला किर्के अज्ञात भूमिकाओं में कलाकारों में शामिल हुए, जिसमें ओकोनेल ने खलनायक की भूमिका निभाई। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मई में याओ, माइल्स कैटन, पीटर ड्रेमेनिस और क्रिश्चियन रॉबिन्सन ने कलाकारों को पूरा किया। 15, 16 मुख्य फोटोग्राफी 13 अप्रैल 2024 को न्यू ऑरलियंस में शुरू हुई, जिसमें ऑटम डुरल डरकापो ने छायाकार के रूप में काम किया। 17 फिल्म को IMAX 15 परफेक्ट 65 मिमी और पैनाविजन पैनाफ्लेक्स 65 मिमी कैमरों के संयोजन का उपयोग करके शूट किया गया था। 18, 19 फिल्मांकन ग्रिल्ड चीज वर्किंग टाइटल का उपयोग करके हुआ। 20 फिल्मांकन 17 जुलाई को समाप्त हुआ। 21 उत्पादन ने लुइसियाना में ऑन लोकेशन पर $67.6 मिलियन खर्च किए। 22 मुक्त करना: सिनर्स को संयुक्त राज्य अमेरिका में 18 अप्रैल 2025 को रिलीज किया जाना है। पहले इसे 7 मार्च 2025 को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन परियोजना के लिए फिल्म स्टॉक लैब्स की कमी के कारण पोस्ट प्रोडक्शन में अधिक समय की अनुमति देने के लिए इसे अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया। मिकी 17 के साथ तारीखों की अदला-बदली, जो IMAX फिल्म कैमरों का उपयोग करता है। 2021 में कुगलर ने चार्ल्स डी. किंग और शाका किंग के साथ फ्रेड है एम्पटन की बायोपिक जूडस एंड द ब्लैक मसीहा में सहनिर्माता के रूप में काम किया, जिसका निर्देशन शाका किंग ने किया था। 42 जो 1960 के दशक के अंत में शिकागो में ब्लैक पैंथर पार्टी के इलिनोइस चैप्टर के अध्यक्ष है एम्पटन, डैनियल कालुया द्वारा अभिनीत, के विश्वासघात पर केंद्रित था। विलियम ओनील, लाकेथ स्टैनफील्ड द्वारा अभिनीत, द्वारा
इस फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और कुगलर, शाका किंग और चार्ल्स डी किंग को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला, जो किसी अफ्रीकी अमेरिकी निर्माता टीम के लिए पहला था। जूडस एंड द ब्लैक मसीहा ने 93वें अकादमी पुरस्कारों में 5 अन्य ऑस्कर नामांकन अर्जित किए, जिसमें डैनियल कालुया और लाकेथ स्टैनफील्ड दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता शामिल हैं, और कालुया के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत फाइट फॉर यू जीता। एम्पटन के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए कालुया ने गोल्डन ग्लोब्स, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स और बाफ्टा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी जीता। उसी वर्ष कुगलर ने स्पेस जैम सीक्वल स्पेस जैम ए न्यू लिगेसी में सहनिर्माता के रूप में काम किया, जिसमें लेब्रोन जेम्स ने अभिनय किया। 43 फिल्म को आम तौर पर मिश्रित सकारात्मक समीक्षाएं मिलीं और यह एक वित्तीय विफलता थी, जिसने $150 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में $163.7 मिलियन की कमाई की। कुगलर ने ब्लैक पैंथर सीक्वल ब्लैक पैंथर वकंडा फॉरएवर पर सहलेखक और निर्देशक के रूप में काम किया, जिसे 11 नवंबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता थी, जिसे 5 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया और 1 जीता। 44-45 अन्य कार्य और भविष्य की परियोजनाएं। कुगलर ने ESPN 30 फिल्म द डे द सीरीज स्टॉप्ड में एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया, जो सैन फ्रांसिस्को जायंट्स और ओकलैंड एथलेटिक्स के बीच 1989 वर्ल्ड सीरीज के गेम 3 के बारे में है, जब भूकंप ने बे एरिया को उसके मूल तक हिला दिया था। 46 जनवरी 2013 में कुगलर ने कहा कि वह एक अज्ञात विषय वस्तु के बारे में एक ग्राफिक उपन्यास और युवा वयस्क उपन्यास पर काम कर रहे थे। 47 कुगलर अटलांटा पब्लिक स्कूल धोखाधड़ी घोटाले पर आधारित आगामी फिल्म रॉन्ग आंसर में जॉर्डन के साथ काम करेंगे। 48 कुगलर ने क्रीड 2 पर एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया और क्रीड 3 के लिए कहानी की रूपरेखा लिखी। 49 फरवरी 2021 में कुगलर की प्रोडक्शन कंपनी प्रॉक्सिमिटी मीडिया ने उनके लिए कंटेंट बनाने के लिए डिज्नी के साथ एक विशेष 5 साल का करार किया, जिसमें ब्लैक पैंथर के गृह देश वाकांडा पर आधारित एक डिज्नी प्लस टेलीविजन सीरीज शामिल है। 50 प्रॉक्सिमिटी स्ट्रीमिंग सेवा के लिए मार्वल सीरीज आयरनहार्ट का सहनिर्माण भी करेगी। स्टार डोमिनिक थॉर्न ने वाकांडा फॉरएवर में टाइटैनिक किरदार के रूप में शुरुआत की थी। 51 हाल ही में पूर्व HBO कार्यकारी कालिया बुकर प्रॉक्सिमिटी मीडिया की टेलीविजन शाखा में शामिल हुई थीं। 52 जनवरी 2024 में यह घोषणा की गई कि कुगलर जॉर्डन के साथ 5वीं बार सिनर्स नामक एक अलौकिक हॉरर फिल्म पर काम करेंगे। यह फिल्म वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा 7 मार्च 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। 53 नवंबर 2024 में डेनिजल वॉशिंगटन ने कहा कि कुगलर वर्तमान में ब्लैक पैंथर 3 की पटकथा लिख रहे हैं और उन्हें एक अज्ञात भूमिका में लिया गया है। 54 व्यक्तिगत जीवन। कुगलर 21 साल की उम्र से सैन फ्रांसिस्को के जुवेनाइल हॉल में जेल में बंद युवाओं के साथ परामर्शदाता के रूप में काम कर रहे हैं, अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए, जिन्होंने लंबे समय तक इसी व्यवसाय को साझा किया है। 55 कुगलर ब्लैकआउट फॉर ह्यूमन राइट्स अभियान के संस्थापक सदस्य, 56 और समर्थक भी हैं, जो पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में हो रहे नस्लीय और मानवाधिकारों के उल्लंघन को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। 57 कुगलर ने 2016 में जिंजी इवांस से शादी की, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं। 58 फिल्मोग्राफी। लघु फिल्में। वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक नोट्स। 2009 ताले हाहा अभिनेता और ध्वनि संपादक भी। 2011 अंजीर हा नहीं। मूर्तिकार हाहा। विशेष रूप से प्रदर्शित चलचित्र। वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक निर्माता नोट्स। 2013 फ्रूटवेज स्टेशन हाहा नहीं। 2015 पंथ हाहा नहीं। 2018 ब्लैक पैंथर हाहा नहीं। पंथ द्वितीय नहीं कार्यकारिणी। 2021 होमरूम नहीं कार्यकारिणी। यहूदा और काला मसीहा नहीं हाँ। स्पेस जैम एक नई विरासत नहीं बिना श्रेय के पुनर्लेखन 59 हाँ। 2022 ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर हाहा नहीं। 2023 पंथ 3 नहीं कहानी हाँ। 2000 का दशक प्रारंभिक कैरियर। USC स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स में रहते हुए
कुगलर ने 4 लघु फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें से 3 ने विभिन्न पुरस्कारों के लिए जीत हासिल की या नामांकित हुईं। लॉक्स 2009 ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई और फिल्म निर्माण उत्कृष्टता के लिए दाना और अल्बर्ट ब्रोकोली पुरस्कार जीता। एलेक्स जॉर्ज पिकरिंग द्वारा लिखित फिग 2011 ने अमेरिकन ब्लैक फिल्म फेस्टिवल में HBO शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता DGA स्टूडेंट फिल्म अवार्ड जीता और ब्लैक रील अवार्ड्स में उत्कृष्ट स्वतंत्र लघु फिल्म के लिए नामांकित हुई। कैरल एस. लाशोफ द्वारा लिखित गैप 2011 ने निर्देशन में उपलब्धि के लिए जैक निकोलसन पुरस्कार जीता। उद्धरण वांछित 2013 सफलता। मुख्य लेख फ्रूटवेल स्टेशन। कुगलर ने 2013 सन्डांस फिल्म फेस्टिवल में फ्रूटवेल स्टेशन की टीम के साथ अमेरिकी ग्रैंड जूरी पुरस्कार नाटकीयता स्वीकार की। 2013 में कुगलर ने अपनी पहली फीचर लेंथ फिल्म फ्रूटवेल स्टेशन, मूल रूप से फ्रूटवेल शीर्षक, लिखी और निर्देशित की, जिसमें ऑस्कर ग्रांट, माइकल बी. जॉर्डन द्वारा अभिनीत के जीवन के अंतिम 24 घंटों की कहानी बताई गई, जिसे 1 जनवरी 2009 को ओकलैंड के फ्रूटवेल बार्ट स्टेशन पर एक पुलिस अधिकारी ने गोली मार दी थी। ऑस्कर विजेता अभिनेता फॉरेस्ट व्हिटेकर द्वारा निर्मित 22 फिल्म का प्रीमियर 2013 के सन्डांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां इसने नाटकीय प्रतियोगिता में शीर्ष ऑडियंस अवार्ड और ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीता और 20 जुलाई 2013 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। $9 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने अपने नाटकीय प्रदर्शन के बाद दुनिया भर में $17 मिलियन से अधिक की कमाई की। 23, 24, 25 कुगलर 2013 में रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने फिल्म को एक दमदार फिल्म और एक अजय सिनेमाई ताकत कहा। 26 द न्यूयॉर्क टाइम्स के एओ स्कॉट ने लिखा कि कुगलर की हाथ से शूटिंग करने की शैली जीन पियरे और ल्यूक डार्डेन की आध्यात्मिक रूप से सतर्क प्रकृतिवाद को उजागर करती है। 27 द हॉलीवुड रिपोर्टर के टॉड मैकार्थी ने इसे एक सम्मोहक शुरुआत और एक शक्तिशाली नाटकीय फीचर फिल्म कहा। 28 रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 195 समीक्षाओं के आधार पर 94% का स्कोर प्राप्त हुआ, जिसमें एक आलोचनात्मक सहमति थी जो कहती है, भावुक और शक्तिशाली अभिनय वाला फ्रूटवेल स्टेशन जीवन का उत्सव, मृत्यु की निंदा और स्टार माइकल बी. जॉर्डन की जीत के रूप में कार्य करता है। 29 यह फिल्म कई आलोचकों की 2013 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की शीर्ष 10 सूचियों में शामिल हुई। 30 2015 क्रीड ब्लॉकबस्टर में विस्तार। 2015 में कुगलर ने अपनी दूसरी फिल्म क्रीड रॉकी फिल्मों की एक स्पिन-ऑफ रिलीज की, जिसे कुगलर ने आरोन कोविंगटन के साथ निर्देशित और सहलिखा था। फिल्म में माइकल बी. जॉर्डन ने अपोलो क्रीड के बेटे डॉनी की भूमिका निभाई थी, जिसे उसके पिता के पुराने दोस्त और पूर्व प्रतिद्वंद्वी रॉकी बाल्बोआ, सिल्वेस्टर स्टेलोन द्वारा अभिनीत, प्रशिक्षित और सलाह दी जाती है। 31, 32, 33, 34 इसे आलोचकों और दर्शकों से आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और इसने दुनिया भर में $173 मिलियन से अधिक की कमाई की। इसके पुरस्कारों में स्टेलोन ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता मोशन पिक्चर के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता। 2018 ब्लैक पैंथर स्थापित करियर। कुगलर 2016 सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में ब्लैक पैंथर का प्रचार करते हुए 2018 में कुगलर ने मार्वल फिल्म ब्लैक पैंथर का सहलेखन और निर्देशन किया। 35, 36 जिससे वे पहले अफ्रीकी अमेरिकी मार्वल स्टूडियो निर्देशक बन गए। 37 फिल्म में चैडविक बोसमैन ने मुख्य किरदार निभाया था, जिसे अपने पिता की मृत्यु के बाद वाकांडा का राजा बनाया जाता है, लेकिन उसके चचेरे भाई एरिक किलमोंगर, माइकल बी. जॉर्डन द्वारा अभिनीत द्वारा चुनौती दी जाती है, जो देश की अलगाववादी नीतियों को छोड़ने और वैश्विक क्रांति शुरू करने की योजना बनाता है। 38, 39 रिलीज होने पर फिल्म ने दुनिया भर में $1.3 बिलियन की कमाई की और कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो एक अफ्रीकी अमेरिकी निर्देशक द्वारा निर्देशित सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जो अब तक की नवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और 2018 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। ब्लैक पैंथर को आलोचकों की प्रशंसा मिली। रॉटन टोमाटोज की आलोचनात्मक सहमति में लिखा है,
ब्लैक पैंथर सुपरहीरो सिनेमा को रोमांचकारी नई ऊंचाइयों पर ले जाता है, जबकि एमसीयू की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक को बताता है और इसके कुछ सबसे पूर्ण रूप से महसूस किए गए पात्रों को पेश करता है। 40 यह फिल्म अफ्रीकी अमेरिकियों के प्रतिनिधित्व और अफ्रोफ्यूचरिज्म से संबंधित विषय वस्तु के लिए भी प्रसिद्ध थी। 41 फिल्म को 91वें अकादमी पुरस्कार में 7 पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें से 3 में उसे जीत मिली और कई अन्य पुरस्कार भी मिले। ब्लैक पैंथर पहली सुपरहीरो फिल्म है जिसे सर्वश्रेष्ठ पिक्चर के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला है और कई श्रेणियों बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर को जीतने वाली पहली एमसीयू फिल्म है। 2020 का दशक, निरंतर सफलता। रयान काइल कुगलर, जन्म 23 मई 1986, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं। वह 4 नाक्प इमेज अवार्ड्स और 4 ब्लैक रील अवार्ड्स के प्राप्तकर्ता हैं और उन्हें 2 अकादमी पुरस्कार, 1 गोल्डन ग्लोब अवार्ड और 1 ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। उन्होंने स्वतंत्र फिल्म फ्रूटवेल स्टेशन 2013 के साथ अपनी फीचर लेंथ शुरुआत की, जिसने 2013 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में यूएस ड्रामेटिक फिल्म के लिए ग्रैंड जूरी पुरस्कार और ऑडियंस अवार्ड जीता। इसने 2013 के कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए भी पुरस्कार जीता। 2 उन्होंने रॉकी सीरीज स्पिन ऑफ क्रीड 2015 और मार्वल फिल्म ब्लैक पैंथर 2018 जैसी फिल्मों का सहलेखन और निर्देशन किया है, जिनमें से बाद वाली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और एक अफ्रीकी अमेरिकी निर्देशक द्वारा अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 3 कुगलर ने इसके सीक्वल ब्लैक पैंथर वकंडा फॉरएवर 2022 का भी सहलेखन और निर्देशन किया है। कुगलर की फिल्मों को व्यापक प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता मिली है। 4 उनके काम को आलोचकों द्वारा अक्सर अनदेखी संस्कृतियों और पात्रों पर केंद्रित करने के लिए सराहा गया है, सबसे उल्लेखनीय अफ्रीकी अमेरिकी। 5-6 वह अक्सर अभिनेता माइकल बी जॉर्डन के साथ सहयोग करते हैं, जो कुगलर द्वारा निर्देशित सभी 5 फीचर फिल्मों में दिखाई दिए, साथ ही संगीतकार लुडविग गोरांसन, जिन्होंने उनकी सभी फिल्मों का संगीत तैयार किया है। 7 2013 में उन्हें टाइम की उन 30 लोगों की सूची में शामिल किया गया था जो 30 से कम उम्र के हैं जो दुनिया बदल रहे हैं। 8 2018 में कुगलर को टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर का उपविजेता नामित किया गया और उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक टाइम 100 सूची में शामिल किया गया। 9 2021 में कुगलर, उनकी पत्नी जिंजी कुगलर और सेव ओहानियन ने विभिन्न प्लेटफार्मों पर इवेंट संचालित सामग्री बनाने के लिए मल्टीमीडिया कंपनी प्रॉक्सिमिटी मीडिया की स्थापना की। 10 प्रारंभिक जीवन। कुगलर का जन्म 23 मई 1986 को ओकलैंड, कैलिफोर्निया में हुआ था। उनकी मां जोसलीन नी थॉमस एक सामुदायिक आयोजक हैं और उनके पिता इरा कुगलर एक किशोर हॉल प्रोबेशन काउंसलर हैं। दोनों माता-पिता ने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी हेवर्ड से स्नातक किया। उनके 2 भाई हैं, नूह और कीनन। 11 उनके चाचा क्लेरेंस थॉमस तीसरी पीढ़ी के ओकलैंड लॉन्गशोर मैन हैं और इंटरनेशनल लॉन्गशोर और वेयरहाउस यूनियन के पूर्व सचिव कोषाध्यक्ष हैं। 12 कुगलर 8 साल की उम्र तक ओकलैंड में रहे जब परिवार कैलिफोर्निया के रिचमंड में चला गया। 11 अपनी युवावस्था के दौरान उन्होंने ट्रैक दौड़ लगाई और फुटबॉल खेला। 13 वह कैलिफोर्निया के बर्कले में एक निजी कैथोलिक हाई स्कूल सेंट मैरी कॉलेज हाई स्कूल गए। 14 और गणित और विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन किया। 15-16 कुगलर ने कैलिफोर्निया के मोरागा में सेंट मैरी कॉलेज ऑफ कैलिफोर्निया में फुटबॉल छात्रवृत्ति पर अपने कॉलेज के नए सेमेस्टर में रेडशर्ट वाइड रिसीवर के रूप में भाग लिया, जिसका उद्देश्य रसायन विज्ञान में प्रमुखता हासिल करना था। 11 फुटबॉल खिलाड़ियों को रचनात्मक लेखन पाठ्यक्रम लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कुगलर के शिक्षक ने उनके काम की प्रशंसा की, यह देखते हुए कि यह बहुत ही दृश्यात्मक था और उन्हें पटकथा लेखन सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। 16-17 बे एरिया में आने वाले एक छात्र एथलीट के रूप में कुगलर ने NFL रनिंग बैक मार्शॉन लिंच से दोस्ती की और अक्सर उनके खिलाफ खेला। 18 मार्च 2004 में सेंट मैरी ने अपना फुटबॉल कार्यक्रम रद्द कर दिया। 19
कुगलर ने सैक्रामेंटो स्टेट में स्थानांतरित होकर छात्रवृत्ति अर्जित की, जहां उन्होंने अपने 4 वर्षों के फुटबॉल खेलने के दौरान 1213 गज और 6 टचडाउन के लिए 112 रिसेप्शन किए। 20 सैक्रामेंटो में उन्होंने वित्त में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और कॉलेज फुटबॉल की कठोरता के साथ फिट होने के साथ साथ कई फिल्म कक्षाएं भी लीं। स्नातक होने के बाद उन्हें यूएससी स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी 3 वर्षीय मास्टर कार्यक्रम में स्वीकार किया गया, जहां उन्होंने लघु फिल्मों की एक श्रृंखला बनाई। 21/11 आजीविका। सेवक सेव ओहानियन, जन्म 2 जून 1987, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और पटकथा लेखक हैं। उन्हें सर्चिंग और रन फिल्मों के सहलेखक और निर्माता के रूप में जाना जाता है, साथ ही फिल्म जूडस एंड द ब्लैक मसीहा के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी। वह प्रॉक्सिमिटी मीडिया के संस्थापकों में से एक हैं। प्रारंभिक जीवन। ओहानियन का जन्म पश्चिम जर्मनी में एक अर्मेनियाई परिवार में हुआ था और जब वह 4 महीने का था तब वह अमेरिका चला गया। 20 साल की उम्र में उन्होंने अपने जीवन पर आधारित एक माइक्रोबजट फिल्म लिखी, निर्देशित की और उसका निर्माण किया, जिसका शीर्षक था माई बिग फैट अर्मेनियाई परिवार। इस फिल्म को दुनिया भर के अर्मेनियाई समुदाय में अंतर्राष्ट्रीय सफलता मिली। ओहानियन ने फिल्मों से होने वाली आय का इस्तेमाल ट्यूशन फीस का भुगतान करने में किया, जब उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स में दाखिला लिया और फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन में MFA प्राप्त किया। 2 आजीविका। 2013 से 2017 प्रारंभिक करियर। 2012 में यूएससी से स्नातक होने के बाद से ओहानियन 1 दर्जन से अधिक फीचर फिल्मों के निर्माता रहे हैं। ओहानियन ने फ्रूटवेल स्टेशन फिल्म का सहनिर्माण किया, जिसे यूएससी के ही स्नातक रयान कुगलर ने लिखा और निर्देशित किया। 3 फ्रूटवेल स्टेशन ने 2013 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में यूएस ड्रामेटिक प्रतियोगिता में शीर्ष दर्शक और ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीते और 2013 के कान फिल्म फेस्टिवल में भी इसका प्रीमियर हुआ और इसने भविष्य का पुरस्कार जीता। 4-5 2014 में ओहानियन ने सीर्स नामक 2 मिनट का गूगल ग्लास स्पॉट बनाया, जिसका निर्देशन अनीश चागंती ने किया। 24 घंटे में 1 मिलियन से अधिक यूट्यूब व्यूज प्राप्त करने के बाद यह शॉर्ट इंटरनेट सनसनी बन गया। 6 और इसे द रैप की 2014 इनोवेटर की थॉट लीडर्स हु आर चेंजिंग हॉलीवुड की सूची में स्थान मिला। 7 ओहानियन ने एंड्रयू बुजाल्स्की की फिल्म रिजल्ट्स का निर्माण किया, जिसका प्रीमियर 2015 में सनडांस में हुआ और इसे मैग्नोलिया पिक्चर्स ने खरीद लिया। 8 उन्होंने क्लेया डुवैल की द इंटरवेंशन का भी निर्माण किया, जिसका प्रीमियर सनडांस 2016 में हुआ और इसे पैरामाउंट ने खरीद लिया। 9 ओहानियन ने 2014 से 2018 तक यूएससी के स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स में सहायक प्रोफेसर के रूप में प्रोडक्शन पढ़ाया। 10 2018 वर्तमान खोज और उससे आगे। ओहानियन ने अपने अक्सर सहयोगी सहलेखक और निर्देशक अनीश चागंती और साथी निर्माता नताली कसाबियन के साथ मिलकर फिल्म सर्चिंग की पटकथा लिखी और इसका निर्माण किया। 11-12 सर्चिंग का प्रीमियर सनडांस 2018 में हुआ और इसे अगस्त में सोनी स्क्रीन जेम्स द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया, जिसने दुनिया भर में $75 मिलियन से अधिक की कमाई की। 13 फिल्म में जॉन चो और डेब्रा मेसिंग ने अभिनय किया और इसने सनडांस नेक्स्ट ऑडियंस अवार्ड के साथ साथ अल्फ्रेड पी. स्लोअन फीचर फिल्म अवार्ड भी जीता। ओहानियन सनडांस इंस्टीट्यूट बटा अमेजन स्टूडियोज नैरेटिव प्रोड्यूसर्स अवार्ड के प्राप्तकर्ता थे। 14-15 ओहानियन ने फिल्म रन का सहलेखन और निर्माण किया, जिसे बोली युद्ध के बाद लायंसगेट को बेच दिया गया। 16 रन, जिसमें सारा पॉल्सन और कीरा एलन मुख्य भूमिका में हैं, को 2020 में हुलू पर रिलीज किया गया था। दुनिया भर में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण व्यापक नाटकीय रिलीज की योजना को छोड़ दिया गया था। 17 2018 में ओहानियन ने रयान कुगलर और जिंजी कुगलर के साथ मिलकर एक प्रोडक्शन कंपनी प्रॉक्सिमिटी मीडिया बनाई। उन्होंने अब तक स्पेस जैम, ए न्यू लिगेसी, लेब्रोन जेम्स और लूनी ट्यून्स और अकादमी पुरस्कार विजेता जूडस एंड द ब्लैक मसीहा, डैनियल कालुया और लेकित स्टैनफील्ड अभिनीत का निर्माण और प्रदर्शन किया है। 18-19 वे कई अन्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, जिसमें समीक्षकों द्वारा प्रशंसित बिटर रूट कॉमिक्स का फिल्म रूपांतरण भी शामिल है। 20 अगस्त 2019 में
ओहानियन को नताली कसाबियन और अनीश चागंती के साथ मिसिंग के निर्माता के रूप में घोषित किया गया था। 21 फिल्म में पहली फिल्म के नए किरदार होंगे और इसका निर्देशन विल मेरिक और निक जॉनसन करेंगे, जो ओहानियन और चागंती के ट्रीटमेंट पर आधारित पटकथा का सहलेखन करेंगे। 22 जनवरी 2021 में ओहानियन को HBO मैक्स शो द फ्यूचर पर एक कार्यकारी निर्माता के रूप में घोषित किया गया था, जो डैन फ्रे की पुस्तक द फ्यूचर इज योर्स पर आधारित 1 घंटे का विज्ञापन टेक ड्रामा है। 23 फरवरी 2021 में यह घोषणा की गई कि ओहानियन की कंपनी प्रॉक्सिमिटी मीडिया ने डिज्नी के साथ 5 साल का एक्सक्लूसिव टीवी डील साइन किया है। 24 इसके अलावा 2021 में ओहानियन को हॉलीवुड रिपोर्टर द्वारा उनकी वार्षिक 35 अंडर 35 राइजिंग एग्जीक्यूटिव्स सूची के लिए चुना गया था। 25 विशेष रूप से उनकी बहन रमेला ओहानियन को भी सूची के लिए चुना गया था। पुरस्कार और नामांकन 1998 में लिंडो ने केविन हुक्स द्वारा निर्देशित टीवी फिल्म ग्लोरी एंड ऑनर में अफ्रीकी अमेरिकी खोजकर्ता मैथ्यू हेंसन की भूमिका निभाई। इसमें आर्कटिक अन्वेषण में कमांडर रॉबर्ट पीरी के साथ हेंसन की लगभग 20 साल की साझेदारी और 1909 में भौगोलिक उत्तरी ध्रुव को खोजने के उनके प्रयास को दर्शाया गया। हेंसन की भूमिका के लिए लिंडो को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सैटेलाइट अवार्ड मिला। लिंडो ने टेलीविजन में काम करना जारी रखा और 2006 में उन्हें अल्पकालिक NBC नाटक किडनैप्ड में देखा गया। 10 लिंडो ने 1995 की फिल्म कांगो में भ्रष्ट कैप्टन वांटा की भूमिका निभाते हुए एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। 11 लिंडो को इस भूमिका के लिए श्रेय नहीं दिया गया। उन्होंने कॉमेडी फिल्म ए लाइफ लेस ऑर्डिनरी 1997 में एक देवदूत की भूमिका निभाई। उन्होंने द सिम्पसंस के एपिसोड ब्रॉल इन द फैमिली में अतिथि भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने गैब्रियल नामक एक पात्र की भूमिका निभाई। पॉल मॉरिसन द्वारा निर्देशित ब्रिटिश फिल्म वंडरस ऑब्लिवियन 2003 में लिंडो ने डेनिस सैमुअल्स की भूमिका निभाई, जो 1950 के दशक में लंदन में एक जमैका आप्रवासी परिवार के पिता थे। लिंडो ने कहा कि उन्होंने यह फिल्म अपने माता पिता के सम्मान में बनाई थी, जो उन वर्षों में इसी तरह लंदन चले गए थे। 5 2007 में लिंडो ने बर्कले, कैलिफोर्निया में बर्कले रिपर्टरी थिएटर के साथ एक सहयोग शुरू किया, जब उन्होंने तान्या बारफील्ड के नाटक द ब्लू डोर का निर्देशन किया। 2008 की शरद ऋतु में लिंडो ने ऑगस्ट विल्सन के नाटक जो टर्नर के कम एंड गॉन पर फिर से काम किया, बर्कले रेप में एक प्रोडक्शन का निर्देशन किया। 12 2010 में उन्होंने लंदन के यंग विक थिएटर में डेविड लैंड के जो टर्नर के प्रोडक्शन में बुजुर्ग दृष्टा बायम की भूमिका निभाई। 13 लिंडो फॉक्स क्राइम ड्रामा द शिकागो कोड 2011, NBC फंतासी सीरीज बिलीव और ABC सोप ब्लड एंड ऑयल 2015 के मुख्य कलाकारों में थे। 2017 में लिंडो ने CBS लीगल ड्रामा द गुड फाइट में एड्रियन बोसमैन का किरदार निभाना शुरू किया, एक ऐसी भूमिका जिसमें वह सीरीज के पहले 4 सीजन में अभिनय करेंगे और इसके 5वें सीजन में अतिथि कलाकार के रूप में फिर से नजर आएंगे। 14-15 लिंडो को मार्च 2020 में ABC ड्रामा पायलट हार्लेम किचन में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। 16 2015 में लिंडो को काले राष्ट्रवादी ऐतिहासिक व्यक्ति की बायोपिक में मार्कस गर्वे की भूमिका निभाने की उम्मीद थी, जो कई वर्षों से प्री प्रोडक्शन में था। 17, 18, 19 हाल के वर्षों में लिंडो एक्शन फिल्म पॉइंट ब्रेक 2015, ड्रामा बैटल क्रीक 2017, हॉरर फिल्म मालिसियस 2018 और द हार्डर दे फॉल 2021 में बास रीव्स के रूप में दिखाई दिए हैं। लिंडो स्पाइक ली के साथ एक और सहयोग में द 5 ब्लड्स 2020 में दिखाई दिए। द 5 ब्लड्स में अपनी भूमिका के लिए लिंडो को आलोचकों की प्रशंसा और कई पुरस्कार मिले। 20-21 एंटरटेनमेंट वीकली ने हुलू की कॉमेडी सीरीज अनप्रिसंड 2023 के बारे में कहा, डेलरॉय लिंडो इतना अच्छा है कि इसे अवैध होना चाहिए। 22 आगामी जुलाई 2021 में यह घोषणा की गई थी कि लिंडो नील गैमन की अनांसी बॉयज के ब्रिटिश अमेज़न प्राइम मिनिस्ट्रीज रूपांतरण में मलाकी किर्बी के साथ मिस्टर नैन्सी के रूप में अभिनय करेंगे। 23 नवंबर में लिंडो आधिकारिक तौर पर एक अज्ञात भूमिका में आगामी मार्वल स्टूडियोज फिल्म ब्लेड के कलाकारों में शामिल हो गए। 24 2020 तक लिंडो विंडरश पीढ़ी के बारे में अपने निर्देशन की शुरुआत के लिए एक पटकथा विकसित कर रहे थे।
25 व्यक्तिगत जीवन। लिंडो ने 1990 में अपनी पत्नी नशोर से शादी की। वे 1996 में कैलिफोर्निया के ओकलैंड में बस गए। वे न्यूयॉर्क शहर से चले गए और लॉस एंजल्स की तुलना में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र को प्राथमिकता दी। उनके बेटे दामिरी का जन्म 2001 में हुआ। 26-27 लिंडो एक फुटबॉल प्रशंसक हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड का समर्थन करते हैं। 28 विंडरश पीढ़ी के बारे में अधिक जानने के बाद अपनी मां के विवरण और वंडरस ओब्लिवियन में जमैका के अप्रवासी के रूप में अपनी भूमिका के माध्यम से लिंडो इस विषय और इतिहास का और अधिक अध्ययन करने के लिए प्रेरित हुए। 2014 में उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के गैलाटिन स्कूल से मास्टर की थीसिस पूरी की। 25 उन्हें वर्जीनिया यूनियन यूनिवर्सिटी से कला और मानविकी में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। 29 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1976 महिला को खोजें सैम। 1979 अधिक अमेरिकी भित्तिचित्र सेना सार्जेंट। 1990 नायकों का खून बुलू। चंद्रमा के पर्वत मबरूकी। उज्ज्वल परिहारले। 1991 द हार्ड वे कैप्टन ब्रिक्स। 1992 मैल्कम एक्स वेस्ट इंडियन आर्ची। 1993 अंदर खून बाहर खून सच्चा। श्री जोन्स हावर्ड। 1994 बेहांजिन का घर छोड़ो बेहंजिन। क्रुकलिन वुडी कारमाइकल। 1995 क्लॉकर्स रॉडनी लिटिल। कांगो कैप्टन वांता अमान्य। छोटे हो जाओ बो कैटलेट। 1996 फिरौती FBI विशेष एजेंट लोनी हॉकिंस। डेलरॉय जॉर्ज लिंडो जन्म 18 नवंबर 1952 एक अंग्रेजी अमेरिकी अभिनेता हैं। 1 वह NAACP इमेज अवार्ड, सैटेलाइट अवार्ड और ड्रामा डेस्क अवार्ड, हेलेन हेस अवार्ड, टोनी अवार्ड, 2 क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड और 3 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकन जैसे पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता हैं। 16 साल की उम्र में वे अपनी मां के साथ सैन फ्रांसिस्को चले गए। उसके बाद वे लंदन छोड़कर कुछ सालों के लिए कनाडा में रहे। यहाँ उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और अभिनय में प्रवेश किया। लिंडो ने 4 स्पाइक ली फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। मैल्कम एक्स 1992 में वेस्ट इंडियन आर्ची, क्रुकलिन 1994 में वुडी कारमाइकल, क्लॉकर्स 1995 में रॉडनी लिटिल और द 5 ब्लड्स 2020 में पॉल। वियतनाम युद्ध के दिग्गज के रूप में द 5 ब्लड्स में उनके प्रदर्शन के लिए उनकी प्रशंसा की गई। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड जीता। लिंडो ने गेट शॉर्टी 1995 में बो कैटलेट, द साइडर हाउस रूल्स 1999 में आर्थर रोज और गॉन इन 60 सेकंड्स 2000 में डिटेक्टिव कैसलबेक की भूमिका भी निभाई। लिंडो ने टीवी सीरीज द शिकागो कोड 2011 में एल्डरमैन रोनिन गिबन्स के रूप में, सीरीज बिलीव 2014 में विंटर के रूप में और द गुड फाइट 2017 से 2021 में एड्रियन बोसमैन के रूप में अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन। डेलरॉय लिंडो का जन्म 1952 में लुइसहम में हुआ था। 2 वे जमैका के माता पिता के बेटे थे। उनकी मां 1951 में एक नर्स के रूप में काम करने के लिए यूके में आ गई थीं। 3 और उनके पिता ने विभिन्न नौकरियों में काम किया। 4 लिंडो पास के एल्थम में पले बढ़े और वुलविच पॉलिटेक्निक स्कूल फॉर बॉयज में पढ़े। उन्हें बचपन में अभिनय में दिलचस्पी तब हुई जब वे स्कूल में एक नेटिविटी प्ले में दिखाई दिए। जब वह किशोर थे, लिंडो अपनी मां के साथ टोरंटो चले गए। जब वह 16 साल के थे तो वे सैन फ्रांसिस्को चले गए। 5 24 साल की उम्र में लिंडो ने अमेरिकन कंजर्वेटरी थिएटर में अभिनय की पढ़ाई शुरू की। 1979 में स्नातक किया। 6 आजीविका। लिंडो ने 1976 में कनाडाई जॉन कैंडी कॉमेडी फाइंड द लेडी से अपनी फिल्मी शुरुआत की। उन्होंने मोर अमेरिकन ग्रेफिटी 1979 में एक सेना हवलदार की भूमिका निभाई। 7 1980 के दशक की शुरुआत से एक दशक तक लिंडो का करियर फिल्म की तुलना में थिएटर अभिनय पर अधिक केंद्रित था, हालांकि उन्होंने कहा है कि यह एक सचेत निर्णय नहीं था। 7 1982 में उन्होंने ब्रॉडवे पर मास्टर हेरोल्ड और द बॉयज में डेब्यू किया, जिसका निर्देशन नाटक के दक्षिण अफ्रीकी लेखक एथोल फुगार्ड ने किया था। 1988 तक
लिंडो ने ऑगस्ट विल्सन की जो टर्नर की कम एंड गॉन में हेराल्ड लूमिस के अपने चित्रण के लिए टोनी नामांकन अर्जित किया था। 8-9 लिंडो ने साइंस फिक्शन फिल्म सैल्यूट ऑफ द जगर 1990 में फिल्मी दुनिया में वापसी की, जो एक कल्ट क्लासिक बन गई है। हालांकि उन्होंने डू द राइट थिंग में एक भूमिका के लिए स्पाइक ली को मना कर दिया था, ली ने उन्हें ड्रामा क्रुकलिन 1994 में वुडी कारमाइकल के रूप में कास्ट किया, जिसने लिंडो को नोटिस में ला दिया। ली के साथ उनकी अन्य भूमिकाओं में मैल्कम एक्स में एक मानसिक रूप से बीमार गैंगस्टर, वेस्ट इंडियन आर्ची और क्लॉकर्स में एक पड़ोस के ड्रग डीलर की मुख्य भूमिका शामिल है। अन्य फिल्में जिनमें उन्होंने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं वे हैं बैरी सोनमफेल्ड की गेट शॉर्टी 1995, रॉन हॉवर्ड की रैंसम 1996 और सोल ऑफ द गेम 1996, जिसमें उन्होंने बेसबॉल खिलाड़ी सैचेल पैगे की भूमिका निभाई। ली जुन ली, चीनी, एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं जिन्हें एबीसी सीरीज क्वांटिको में आइरिस चांग, फॉक्स सीरीज द एक्सॉर्सिस्ट में रोज कूपर, नेटफ्लिक्स सीरीज वू असेसिन्स में जेनी वाह और पीरियड ड्रामा बेबीलोन 2022 में लेडी फेजू के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन। ली का जन्म शंघाई, चीन में हुआ था। उनके पिता एक चित्रकार थे और जब ली 6 साल की थीं, तब वे काम के लिए परिवार को बोगोटा, कोलंबिया ले गए। 3 साल बाद वे संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आकर बस गए। उन्होंने फ्योरेलो एच. लागार्डिया हाई स्कूल के नृत्य कार्यक्रम से स्नातक किया। 2-3 आजीविका। ली को अभिनय की दुनिया में पहला ब्रेक मैथ्यू मॉरिसन के साथ टोनी अवार्ड जीतने वाले रॉजर्स और है एमर्स्टीन के साउथ पैसिफिक 2008 में न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में अभिनय करके मिला था। 4 इस शुरुआती सफलता के बाद उन्होंने ब्लू ब्लड्स 2010, डैमेजेस 2011, द फॉलोइंग 2013, सेड्रिक क्लैपिश की चाइनीज पजल 2013 और मिस्ट्रेस 2014 सहित कई टीवी शो और फिल्मों में भूमिकाएं जीतीं। ली ने नील लाब्यूट की बिली एंड बिली 2015 और फॉक्स पर माइनॉरिटी रिपोर्ट 2015 में प्रमुख टेलीविजन भूमिकाएं निभाकर वैश्विक स्तर पर अपनी दृश्यता और उपस्थिति का विस्तार किया। 2016 में ली को एबीसी थ्रिलर सीरीज क्वांटिको में एफबीआई भर्ती आइरिस चांग की आवर्ती भूमिका में लिया गया था। 5 उसी वर्ष वह चौथे सीजन में एनबीसी प्रक्रियात्मक शिकागो पीडी में शामिल हुईं। 6 26 जुलाई 2017 को डेडलाइन द्वारा घोषणा की गई कि ली फॉक्स टेलीविजन सीरीज द एक्सॉर्सिस्ट के दूसरे सीजन में रोज कूपर के रूप में एक नियमित श्रृंखला में शामिल होंगी। 7 15 जनवरी 2019 को यह घोषणा की गई कि ली को नेटफ्लिक्स की अलौकिक अपराध ड्रामा सीरीज वू असेसिन्स में जेनी वाह की सीरीज की नियमित भूमिका में लिया गया था। 8 दिसंबर 2020 में उन्हें डेमियन चेज़ेल की फिल्म बेबीलोन में कास्ट किया गया, जिसमें उन्होंने मूक फिल्म अभिनेत्री अन्ना में वोंग से प्रेरित भूमिका निभाई। 9 फिल्म को ध्रुवीकरण समीक्षा मिली, हालांकि उनके प्रदर्शन ने कुछ प्रशंसा प्राप्त की। 10 फिल्मोग्राफी। पतली परत। चाबी उन फिल्मों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2013 चीनी पहेली नैसी। 2014 गीत एक जेम्स फॉरेस्टर पत्रकार। द हम्बलिंग ट्रेसी। 2015 सामने का कवर मियाओ। रिकी और फ्लैश नेल क्लर्क। 2021 निर्माण वहा है। 2022 बेबीलोन लेडी फेजू नामांकित मोशन पिक्चर में कलाकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड। 2025 पापी डाक उत्पादन। टीबीए अल्मा और भेड़िया 11 डाक उत्पादन। टेलीविजन। उमर बेंसन मिलर, जन्म 7 अक्टूबर 1978, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। 2 उन्हें सीएसआई मियामी 2009 से 2012 में वाल्टर सिमंस के रूप में, बेलर्स 2015 से 2019 में चार्ल्स ग्रीन के रूप में, राइज ऑफ द टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स 2018 से 2020 और इसकी 2022 की फिल्म में राफेल की आवाज के रूप में और सीबीएस कॉमेडी सीरीज द यूनिकॉर्न 2019 से 2021 में उनके काम के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन। मिलर का जन्म एनाहिम, कैलिफोर्निया में हुआ था और उन्होंने सैन जोस स्टेट यूनिवर्सिटी से स्नातक किया था। 3-4
आजीविका। मिलर की सबसे बड़ी भूमिका 2008 की फिल्म मिरेकल एट सेंट अन्ना में थी। उन्होंने विभिन्न टेलीविजन शो और फिल्मों में भी छोटी भूमिकाएं निभाई हैं, जिनमें सेक्स, लव एंड सीक्रेट्स, अमेरिकन पाई प्रेजेंट्स, बैंड कैंप, गेट रिच और डाई ट्राइन, 8 माइल, द एक्सप्रेस, द एर्नी डेविस स्टोरी, ट्रांसफॉर्मर्स और शैल वी डांस ऑब्स्टेकल्स 2000 शामिल हैं। वह सीएसआई मियामी के नियमित सदस्य थे। 5 अक्टूबर 2009 से शुरू होकर वह लुइसियाना के मूल निवासी और कला चोरी विशेषज्ञ वाल्टर सिमंस के रूप में अपराध नाटक में दिखाई दिए। 5. फिल्मोग्राफी। मिलर 2011 में पतली परत, वर्ष 2024 शीर्षक मधुमक्खी पालक भूमिका नोट्स, 1999 बाल्ड विच प्रोजेक्ट फ्रेड वीडियो, 2000 बाधाएं फ्रेड, 2002 सोरोरिटी लड़के बिग जॉनसन, 8 माइल सोल जॉर्ज, 2003 अपराजित मैक टीवी फिल्म, 2004 क्या हम नृत्य करेंगे, वर्ण, आशीर्वाद जेम्स छोटा, 2005 भगवान का आदमी माइकल, अमेरिकन पाई प्रस्तुत, बैंड कैंप ऑस्कर वीडियो, अमीर बनो या उसी कोशिश में मर मिटो, कार्ल, 2006 तो ये हुआ क्या टीला छोटा, 2007 बहुत भाग्यशाली हो कार्ड ग्रैबर, ट्रांसफॉर्मर ग्लेन का चचेरा भाई, ग्रिंडिन, बुकर, चीजें जो हमने आग में खो दी नील, गॉर्डन ग्लास, 2008 सेंट अन्ना में चमत्कार निजी प्रथम श्रेणी सैम ट्रेन, द एक्सप्रेस, द एर्नी डेविस स्टोरी जैक बकले, 2009 ब्रो कोड उमर छोटा, शराब की दुकान कैक्टस श्री नोयेस, 2010 रक्तदान मेरे नाम पर हस्ताक्षर करें हरमन कोजार्ट, जादूगर का प्रशिक्षु बेनेट, पागलपन के करीब, छोटा, 2011 यहूदा का शेर होरेस, आवाज, एलोवीन नाइट मारियो छोटा, 2013 1982 टीके विलियम्स, घर का मैदान टीडो, प्रेम अनुभाग क्रिस, मांस और आलू लॉरेंस स्टीवंस छोटा, 2019 संदेह से ऊपर डेनवर रोड्स, 2020 लेगो स्टार वार्स हॉलिडे स्पेशल फिल्म, आवाज, टीवी फिल्म, 2022 लेगो स्टार वार्स, ग्रीष्मकालीन अवकाश फिल्म, आवाज, राइज ऑफ द टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स, द मूवी राफ, कार्यालय कर्मचारी, आवाज, 2024 नेपल्स से न्यूयॉर्क जॉर्ज, 2025 पापियों कॉर्नब्रेड डाक उत्पादन, टेलीविजन, वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स, 2002 पश्चिमी विंग ऑरलैंडो केटल्स एपिसोड, चुनाव की रात, 2003 करेन सिस्को फजी भालू। जब उनसे उनके व्यक्तिगत नायकों की सूची बनाने के लिए कहा गया तो मोसाकू ने अपनी दादी अनीके अदीसा को शामिल किया, जिनके बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने मुझे बहुत सारे सबक सिखाए हैं। अभिनेता अल्बर्ट फिन्नी, जो राडा में भाग लेने के लिए उनकी प्रेरणा थे, राडा में उनके सहयोगी और पूर्व प्रशिक्षक विलियम गैस्किल, पॉल न्यूमैन, जिनकी वह न केवल उनके अभिनय के लिए बल्कि न्यूमैन्स ओन के साथ उनके परोपकारी प्रयासों के लिए भी प्रशंसा करती हैं, और ओपरा विनफ्रे, जिन्हें मोसाकू एक सुपरवुमन मानती हैं। 12. फिल्मोग्राफी। पतली परत, वर्ष पतली परत भूमिका निदेशक नोट्स, 2006 ट्रॉय की महिलाएं हेलेन ऑफ ट्रॉय फिल हॉकिंस, 2010 हनीमून मनाने वाला सीमा कर्नल स्पेक्टर, गर्भ एरिका बेनेडिक्ट फ्लिगाफ, ए गुलाम हूँ मालिया गैब्रियल रेंज, 2011 गरमेरी सियारन फॉय, 2013 फिलोमेना युवा नन स्टीफन फ्रीयर्स, 2016 बैटमैन बनाम सुपरमैन, डॉन ऑफ जस्टिस काहिना जिरी जैक स्नाइडर, शानदार जानवर और उन्हें कहाँ खोजें फीरोजा डेविड येट्स, 2018 अग्रणी महिला पार्ट्स स्वयं जेसिका स्वे लघु फिल्म, 2019 पेट में मिठास अमीना जेरेसिने बढ़ाने में हारी, 2020 उसके घर रियाल रेमी वीक्स, 2022 जेन को कॉल करें वेन फिलिस नैगी, एलिस, डार्लिंग सोफी मैरी नाइघी, 2024 डेडपूल और वूल्वरिन हंटर बी 15 शॉन लेवी, 2025 पापियों एनी रयान कुगलर डाक उत्पादन, टेलीविजन, वर्ष दिखाओ भूमिका नोट्स, 2007 बिका हुआ फायर फाइटर एपिसोड 1.5, 2008 इससे बेहतर कभी नहीं सर्वर एपिसोड, फर्स्ट वीक यूफोरिया, डॉक्टरों नर्स केली स्ट्रैथन प्रकरण, आपको क्या लगता है कि आप मजाक कर रहे हैं? विधेयक सोफी ओडिया एपिसोड, ट्रायल एंड एरर, भाग 1, 2009 मूसा जोन्स आनंद लघु श्रृंखला,
2010 मूक साक्षी चार्ली गिब्स 4 एपिसोड। आपातकाल में एक रात सुंदर नर्स टेलीविजन फिल्म। पिता और पुत्र स्टेसी कॉक्स लघु श्रृंखला। कानून और व्यवस्था यूके। तामिका विंसेंट एपिसोड सर्वाइवर। 2011 वेरा डीसी होली लॉसन 5 एपिसोड। 32 ब्रिंकबर्न स्ट्रीट आनंद। द बॉडी फार्म रोजा गिलबर्ट लघु श्रृंखला। चुराया हुआ सोनिया कार्नी टेलीविजन फिल्म। 2013 किनारे पर नृत्य कार्ला लघु श्रृंखला। जो एंजेलिक अलासने। ट्रक ड्राइवरों डेनियल एपिसोड 1.3। 2014 साक्षात मैक्सिन मार्टिन 6 एपिसोड। 2015 मेरे बच्चे को मत ले जाओ बेलिंडा टेलीविजन फिल्म। पूंजी क्विंटिना लघु श्रृंखला। 2016 काला दर्पण केटी एपिसोड प्ले टेस्ट। दामिलोला हमारा प्रिय लड़का ग्लोरिया टेलर लघु श्रृंखला। 2017 निडर डीसीएस ओलिविया ग्रीनवुड। दुनिया का अंत डीसी टेरी डेरेगो 5 एपिसोड। 2018 किरी डीआई वेनेसा मर्सल लघु श्रृंखला। 2019 लूथर डीएस कैथरीन हॉलिडे 4 एपिसोड। पशु शिशु पृथ्वी पर पहला वर्ष कथावाचक डॉक्यू सीरीज। मंदिर दया राजा लघु श्रृंखला। 2020 लवक्राफ्ट कंट्री रूबी बैप्टिस्ट 10 एपिसोड। 2021 से 2023 लोकी हंटर बी 15/डॉ। वेरिटी विलिस 11 एपिसोड। ओलुवुन्मी मोसाकू सुन्ना जन्म 1986 एक नाइजीरियाई मूल की ब्रिटिश अभिनेत्री हैं। 2-3 वह बीबीसी 2 मिनी सीरीज मोसेस जोन्स 2009 में जॉय और आईटीवी सीरीज वेरा 2011 से 2012 में होली लॉसन के रूप में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने टीवी फिल्म डेमिलोला अवर लव्ड बॉय 2016 में ग्लोरिया टेलर की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का बाफ्टा टीवी पुरस्कार जीता। 2019 में उन्होंने लूथर की 5वीं श्रृंखला में अभिनय किया। 2020 में उन्होंने एचबीओ के लवक्राफ्ट कंट्री में रूबी बैप्टिस्ट के रूप में अभिनय किया। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा के लिए नामांकित किया गया था और फिल्म हिज हाउस 2020 में रियाल की भूमिका के लिए ब्रिटिश स्वतंत्र फिल्म में एक अभिनेत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बीआईएफए जीता था। 5 प्रारंभिक जीवन। मोसाकू का जन्म जारिया नाइजीरिया में हुआ था। 6 और बाद में जब वह 1 वर्ष की थी तब वह मैनचेस्टर इंग्लैंड चली गई। उन्होंने ट्रिनिटी चर्च ऑफ इंग्लैंड हाई स्कूल और जेवेरियन 6th फॉर्म कॉलेज में पढ़ाई की। उन्होंने मैनचेस्टर गर्ल्स चोयर में 11 साल तक गाया भी। उसके माता पिता दोनों नाइजीरिया में प्रोफेसर थे। उसकी मां ने एक व्यवसाय शुरू किया और उसके पिता नाइजीरिया लौट आए। 4 मोसाकू ने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में अभिनय का अध्ययन किया। 7 2007 में अभिनय डिग्री एच लेवल में बीए के साथ स्नातक किया। 7 आजीविका। मोसाकू ने 2007 में पेड्रो काल्डेरोन डे ला बार्का के द ग्रेट थिएटर ऑफ द वर्ल्ड के प्रोडक्शन में आर्कोला थिएटर में अपना पेशेवर स्टेज डेब्यू किया। 2008 में वह लायरिक है एमरस्मिथ में रूपर्ट गोल्ड द्वारा निर्देशित और साइमन शामा की किताब पर आधारित रफ क्रॉसिंग्स में दिखाई दीं। डेविड हरे द्वारा द वर्टिकल ओवर 2010। और ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन 2011। दोनों रॉयल कोर्ट थिएटर में। 2008 में वह नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी में अंडर एक्सपोज्ड प्रदर्शनियों में से पहली में दिखाई दीं, जिसे ब्लैक रोल मॉडल की प्रोफाइल बढ़ाने और ब्लैक ब्रिटिश समुदाय के बीच मौजूद प्रतिभा का जश्न मनाने के लिए डिजाइन किया गया था। उनकी तस्वीर प्रदर्शनी के हिस्से के रूप में कमर्शियल वे पेखम लंदन में भी दिखाई दी। 2009 में उन्होंने BBC 2 सीरीज मोसेस जोन्स में अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने रोम फिक्शन फेस्टिवल में मिनी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। 8 वह जून से जुलाई 2009 में स्क्रीन इंटरनेशनल पत्रिका के फ्रंट कवर पर यूके स्टार्स ऑफ टुमारो में से एक के रूप में प्रदर्शित हुई थी और 2011 में नायलॉन मैगजीन के 2011 यंग हॉलीवुड अंक में प्रदर्शित हुई थी। 2010 में वुन्मी मोसाकू को आई एम स्लेव के लिए टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 7 नए चेहरों में से एक नामित किया गया था। 9 जिसमें उन्होंने अभिनय किया था। वह मालिया की भूमिका निभाती है, जो सूडान में अपने गांव से अपहरण कर ली गई एक लड़की है और उसे गुलामी में बेच दिया गया है।
9. अपने प्रदर्शन के लिए मोसाकू ने बर्मिंघम ब्लैक फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सांस्कृतिक विविधता पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ ऑन स्क्रीन प्रदर्शन और स्क्रीन नेशन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला प्रदर्शन जैसे पुरस्कार जीते। 9. 2011 में मोसाकू ने वेरा में होली लॉसन की भूमिका निभाई। 6. 2015 में मोसाकू ने जॉन लैंचेस्टर के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित 3 भाग की बीबीसी सीरीज कैपिटल में ट्रैफिक वार्डन क्वेंटिना की भूमिका निभाई। 10. 2016 में वह एंथोलॉजी सीरीज ब्लैक मिरर के एक एपिसोड प्लेटेस्ट में दिखाई दी। 6. मोसाकू ने टीवी फिल्म डेमिलोला अवर लव्ड बॉय में ग्लोरिया टेलर की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का 2017 बाफ्टा टीवी पुरस्कार जीता। 11. व्यक्तिगत जीवन। जैक ओकॉनेल, जन्म 1 अगस्त 1990, एक अंग्रेजी अभिनेता हैं। उन्हें पहली बार ब्रिटिश टेलीविजन सीरीज स्किन्स 2009 से 2010, 2013 में जेम्स कुक की भूमिका निभाने के लिए पहचान मिली। उन्हें दिस इज इंग्लैंड 2006, स्लेशर फिल्म ईडन लेक 2009, टेलीविजन ड्रामा डाइव 2010 और यूनाइटेड 2011 और नेटफ्लिक्स वाइल्ड वेस्ट मिनिस्ट्रीज गॉर्लेस 2017 में उनकी भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड नामांकन मिला। ओकॉनेल ने स्वतंत्र फिल्मों स्टार्ड अप 2013 और 71 2014 में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन दिए ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स के लिए नामांकन प्राप्त किए। बाद में उन्होंने युद्ध फिल्म अनब्रोकन 2014 में युद्ध नायक लुइस ज़म्परिनी के रूप में अभिनय किया और बाफ्टा राइजिंग स्टार अवार्ड प्राप्त किया। उन्होंने तब से थ्रिलर मनी मॉन्स्टर 2016, बायोग्राफिकल ड्रामा ट्रायल बाय फायर 2018, बीबीसी मिनिस्ट्रीज द नॉर्थ वाटर 2021 और एमी वाइनहाउस की बायोग्राफिकल फिल्म बैक टू ब्लैक 2024 में अभिनय किया है। प्रारंभिक जीवन। ओकोनेल का जन्म 1 अगस्त 1990 को अल्वास्टन, डर्बीशायर में एक श्रमिक वर्ग के परिवार में हुआ था। 1-2 उनके पिता जॉनी पैट्रिक ओकोनेल बैलीहेग के एक आयरिश नागरिक थे, जिन्होंने 2009 में अग्नाशय के कैंसर से अपनी मृत्यु तक बॉम्बार्डियर के लिए ब्रिटिश रेलवे में काम किया था। 3, 4, 5 उनकी मां एलिसन नी गुटेरिज, जो अंग्रेजी है, अपने बेटे के करियर का प्रबंधन करने से पहले एयरलाइन ब्रिटिश मिडलैंड द्वारा कार्यरत थीं। 6, 7 उनकी छोटी बहन मेगन एक अभिनेत्री हैं। 8 केन गुटेरिज के पोते के रूप में एक खिलाड़ी और बाद में बर्टन एल्बियन एफसी में प्रबंधक, ओकोनेल एक पेशेवर फुटबॉलर बनने की आकांक्षा रखते थे। 5, 4, 7 चोटों की एक श्रृंखला ने उनके करियर को समाप्त कर दिया, जिसके बाद वह ब्रिटिश सेना में शामिल होना चाहते थे। 5 उनका मानना था कि ईमानदारी से जीवनयापन करने के लिए यह उनका एकमात्र यथार्थवादी विकल्प था। 9 उनके माता-पिता ने उन्हें अनुशासन सिखाने के उद्देश्य से 12 वर्ष की आयु में सेना के कैडेट बल में भेज दिया। 6 लेकिन उनके किशोर आपराधिक रिकॉर्ड ने उन्हें सेना में भर्ती होने से रोक दिया। 7 एक युवा के रूप में ओकोनेल शराब और हिंसा से संबंधित आरोपों पर अदालत के अंदर और बाहर थे, और जब वे 17 वर्ष के थे तब उन्हें 1 वर्षीय युवा अपराधी का रेफरल आदेश मिला था। 2-6 अपने पिछले अपराधों के संबंध में उन्होंने खुद को अपने पर्यावरण का उत्पाद बताया है। 6-10-16 साल की उम्र में ओकोनेल ने नाटक और अंग्रेजी में 2 GCSE के साथ सेंट बेनेडिक्ट कैथोलिक स्कूल छोड़ दिया। 1-6 बाद में उन्होंने सेंट बेनेडिक्ट में अपने क्रूर अनुभव पर विचार किया। स्कूल में अकादमिक किसी भी चीज के अलावा मैंने जो सीखा वह शायद झूठ बोलने, खेल खेलने, प्राधिकरण के खिलाफ खेलने के तरीके के संदर्भ में बहुत मूल्यवान सबक थे। 6 उन्होंने अनिवार्य नाटक कक्षाओं के दौरान अभिनय में रुचि ली। 6-9 उन्होंने लंदन में ऑडिशन में भाग लेना शुरू किया, जहां वे कभी-कभी बाहर सोते थे क्योंकि वे होटल का खर्च वहन करने में असमर्थ थे। अंततः वे लंदन के हाउंसलो चले गए, जहां अभिनय के दौरान उन्होंने कोबहम, सरे में एक फार्महैंड के रूप में काम किया। 6 आजीविका। अपने करियर की शुरुआत से ही ओकोनेल ने मुख्य रूप से युवा अपराधियों की भूमिका निभाई है। 6
न्यूयॉर्क टाइम्स के लेखक जॉन फ्रीमैन ने पूर्वव्यापी रूप से उल्लेख किया, अगर किसी ब्रिटिश फिल्म में एक कठिन मामले, एक पहलवान, थोड़े धैर्य वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है, तो संभावना है कि ओकोनेल को वह भूमिका मिले। उन्होंने एक के बाद एक मनोरंजक शारीरिक प्रदर्शन किए हैं, जिससे गुस्सैल, परेशान युवाओं के चित्रण में एक विद्युतीय प्रामाणिकता आ गई है। 2. ओकोनेल ने अपने पेशेवर अभिनय की शुरुआत 2005 में की, जब उन्होंने डॉक्टर्स के एक एपिसोड में गुस्से की समस्या से ग्रस्त एक भगोड़े की भूमिका निभाई। इसके बाद द बिल में बलात्कार के आरोपी एक लड़के की आवर्ती भूमिका निभाई। 11. उनका मंचीय पदार्पण उसी वर्ष हुआ जब टेलीविजन वर्कशॉप। 12. ओकोनेल ने अपनी पहली फिल्म भूमिका दिस इज इंग्लैंड 2006 में निभाई, जो कि 1980 के दशक की शुरुआत के स्किनहेड उपसंस्कृति में स्थापित एक समीक्षकों द्वारा प्रशंसित आने वाली उम्र का नाटक था। 13, 14, 15 साल की उम्र में उन्हें मुख्य किरदार निभाने के लिए बहुत बूढ़ा समझा गया, जिसके कारण फिल्म निर्माता शेन मीडोज ने विशेष रूप से उनके लिए जुझारू पुकी की सहायक भूमिका लिखी। 12, 15 नवंबर 2009 में है एरी ब्राउन के प्रीमियर पर ओकोनेल। 2007 के दौरान ओकोनेल वाटरलू रोड, होल्बी सिटी और वायर इन द ब्लड के टेलीविजन एपिसोड में दिखाई दिए। 1. उन्होंने स्कारबोरो नाटक में अपने शिक्षक के साथ यौन संबंध में शामिल एक 15 वर्षीय छात्र की भूमिका निभाई, जिसे अगले वर्ष लंदन के रॉयल कोर्ट थिएटर में स्थानांतरित होने से पहले एडिनबर्ग महोत्सव में पहली बार प्रदर्शित किया गया था। 16. वैराइटी के डेविड बेनेडिक्ट ने उनके मंच प्रदर्शन के बारे में लिखा, डैश की मासूम कोमलता की उनकी ईमानदार समझ, विडंबना यह है कि चरित्र और अभिनेता की अप्रत्याशित परिपक्वता का संकेत है। 17. हॉरर थ्रिलर ईडन लेक 2008 में, जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली। 18, 19 इसके बाद उन्होंने डर्बीशायर कांस्टेबुलरी द्वारा निर्मित एक शैक्षिक फिल्म बिटवीन यू एंड मी 2008 में एक किशोर अपराधी की भूमिका निभाई। 20 इसके बाद ITV धारावाहिक वुदरिंग हाइट्स 2009 में एक छोटी भूमिका निभाई। 1. ओकोनेल को पहली बार प्रसिद्धि मिली, मुख्यतः अपनी उम्र के लोगों के बीच, E4 किशोर नाटक स्किन्स 2009 से 10 की तीसरी और चौथी श्रृंखला में परेशान और कठिन जीवन जीने वाले जेम्स कुक के रूप में। 2. ग्रांटलैंड के लेखक अमोस बशाद ने कहा कि उनके सहकलाकारों में, जिसमें देव पटेल और निकोलस हाउल्ट शामिल थे, कोई भी ओकोनेल के कुक के चमकदार, वासनापूर्ण उन्माद से कभी मेल नहीं खाता था। एक बेहद बुरे लड़के के रूप में कुक लगभग एक बच्चे टायलर डर्डन की तरह था। 21 उन्होंने चौथी श्रृंखला में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का टीवी चॉइस अवार्ड जीता। 22 ओकोनेल ने बाद में फीचर लेंथ स्पेशल स्किन्स राइज 2013। 23 उन्होंने कुक के बारे में कहा है, वह संभवतः मेरे जैसा सबसे अधिक समान चरित्र है जिसे चित्रित करने का सौभाग्य मुझे मिला। हालांकि उन्होंने कहा कि कुक के विपरीत वह किशोरावस्था से आगे परिपक्व हो चुका था। विजिलेंट थ्रिलर है एरी ब्राउन 2009 में, जिसने आलोचकों को ध्रुवीकृत कर दिया। 24 ओकोनेल ने एक दुर्व्यवहार करने वाले बच्चे की भूमिका निभाई जो शातिर गिरोह का सदस्य बन गया। 25 उन्होंने मुख्य अभिनेता माइकल केन को प्रभावित किया, जिन्होंने फिल्मांकन के दौरान उन पर भविष्य का सितारा चिल्लाया। 5 BBC 2 ड्रामा डाइव 2010 में एक किशोर पिता के उनके चित्रण ने उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की। द गार्जियन के यूएन फर्ग्यूसन ने इसे एक ऐसा प्रदर्शन बताया जो एक अभिनेता का है जो अपनी उम्र से दोगुना है, मंत्रमुग्ध करने वाला, हास्यपूर्ण और भावपूर्ण। 26 डेली टेलीग्राफ के आलोचक ओली ग्रांट ने सहमति जताते हुए लिखा, वह एक रहस्योद्घाटन था, बारीक, कमजोर, अपनी उम्र से परे बुद्धिमान। 27 1970 के दशक के लंदन के आपराधिक अंडरवर्ल्ड में सेट स्काई एक धारावाहिक द रनअवे 2011 में मुख्य भूमिका के बाद। 13 ओकोनेल ने एक और अच्छी तरह से प्राप्त BBC 2 ड्रामा यूनाइटेड 2011 में फुटबॉल खिलाड़ी बॉबी चार्लटन के रूप में अभिनय किया, जो 1958 के म्यूनिख हवाई दुर्घटना का वर्णन करता है जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड के 8 खिलाड़ी मारे गए थे। 27 उनकी अगली फिल्म थिएटर में रिलीज हुई वीकेंडर 2011 ने 1990 के दशक के शुरुआती दौर के मैनचेस्टर रेव सीन को प्रदर्शित किया। 13 हालांकि फिल्म को खराब समीक्षा मिली। 28
ओकोनेल की गूंगी लेकिन शानदार साइडकिक को द डेली टेलीग्राफ के टिम रॉबी ने एक ईश्वरीय वरदान कहा था। 29 इसी तरह थ्रिलर टॉवर ब्लॉक 2012 एक स्नाइपर के हमले के तहत फ्लैट किराएदारों के बारे में को मिश्रित समीक्षा मिली। 30 लेकिन हॉलीवुड रिपोर्टर के आलोचक जॉर्डन मिंटजर ने ओकोनेल को इमारत के सुरक्षा रैकेटियर के रूप में कलाकारों में सबसे अलग बताया। 13 31 माइकल मोरपुर्गो के इसी नाम के उपन्यास के रूपांतरण प्राइवेट पीसफुल 2012 में एक सैनिक की भूमिका निभाने के बाद उन्होंने द लायबिलिटी 2012 में टिम रोथ द्वारा निभाए गए हिटमैन के प्रशिक्षु के रूप में सहाभिनय किया। दोनों को ही मिश्रित आलोचनात्मक स्वागत मिला। 32 33 सितंबर 2013 में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ओकोनेल के करियर की सफलता तब मिली जब उन्होंने स्वतंत्र जेल ड्रामा स्टार्ड अप 2013 में अभिनय किया। 5 अपने पिता के समान जेल में कैद एक हिंसक किशोर के उनके चित्रण को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। एंटरटेनमेंट वीकली के आलोचक क्रिस नशावती ने लिखा, ओकोनेल भयानक बालट्रिगर अप्रत्याशितता से भरे हुए हैं। उसे देखते हुए आपको लगता है कि आप एक नए फिल्म स्टार के आगमन का गवाह बन रहे हैं। 34 रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने सहमति व्यक्त की। उनके पागल कुत्ते के अवतार चित्रण को एक स्टार इज बॉर्न प्रदर्शन के रूप में वर्णित किया। 35 ओकोनेल ने अगली बार एक और प्रशंसित स्वतंत्र फिल्म 71 2014 में अभिनय किया। 5 एम्पायर के लिए लिखते हुए नेव पियर्स ने कहा, एक शानदार कलाकारों की टुकड़ी में ओकोनेल उत्कृष्ट हैं। उन्होंने आगे कहा, हम जानते हैं कि वह हिंसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वह बिना किसी अहंकार के स्क्रीन पर छाए हुए हैं, केवल जीवित रहने की एक साधारण इच्छा के साथ। 37 उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड के लिए लगातार नामांकन प्राप्त हुए। 38 39 अपनी पहली ब्लॉकबस्टर 300 राइज ऑफ एन एम्पायर 2014 में एक एथेनियन योद्धा की सहायक भूमिका के बाद ओकोनेल ने एक प्रमुख हॉलीवुड पिक्चर अनब्रोकन 2014 में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई, जिसे एंजेलिना जोली ने निर्देशित किया था। 5 उन्होंने लुइस ज़म्परिनी का किरदार निभाया, जो एक इतालवी अमेरिकी ओलंपिक दूरी का धावक था जो द्वितीय विश्व युद्ध में एक बमवर्षक के रूप में प्रशांत क्षेत्र में एक विमान दुर्घटना में बच गया था और उसे 2 साल तक जापानी कैदीयुद्ध शिविरों में रखा गया था। भूमिका की तैयारी के लिए उन्होंने लगभग 30 पाउंड वजन कम करने के लिए सख्त आहार लिया और अपने मोटे डर्बीशायर उच्चारण को छिपाने के लिए एक बोली प्रशिक्षक के साथ काम किया। 40 परिणामी प्रदर्शन को सकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया था। 41 स्टार्ड अप और अनब्रोकन में अपने काम के लिए ओकोनेल को नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू से ब्रेकथ्रू अवार्ड मिला। 42 इसके अतिरिक्त वह सार्वजनिक रूप से वोट किए गए बाफ्टा राइजिंग स्टार अवार्ड के 10वें प्राप्तकर्ता बने। 43 अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई कि ओकोनेल लेडी चैटरलीज लवर्स के फिल्म रूपांतरण के कलाकारों में शामिल हो गए हैं, जिसमें वे प्रेमी ओलिवर की भूमिका निभा रहे हैं। 44 जनवरी 2023 में यह घोषणा की गई कि ओकोनेल को एमी वाइनहाउस की बायोपिक बैक टू ब्लैक 2024 के कलाकारों में जोड़ा गया है और वे वाइनहाउस के पति ब्लेक फील्डर सिविल की भूमिका निभाएंगे। 45 व्यक्तिगत जीवन ओकोनेल ने कहा है कि वह खुद को ब्रिटिश नहीं मानते, बल्कि अपनी डर्बीशायर परवरिश और आयरिश विरासत के साथ विशेष रूप से पहचान रखते हैं। 3-5 वह 2014 से पूर्वी लंदन में रह रहे हैं। 6 जब ओकोनेल 18 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उन्होंने आत्मविनाशकारी व्यवहार में संलग्न होकर कुछ हद तक इसका सामना किया। बाद में टिप्पणी की कि उन्होंने 7 साल तक पार्टी करना बंद नहीं किया। 2 स्किन्स पर अपने कार्यकाल के दौरान ब्रिस्टल में रहते हुए उन्होंने टैब्लॉयड में एक पार्टी बॉय, एक बुरे लड़के और थोड़े कठोर के रूप में ख्याति अर्जित की। 5 उन्होंने हैंगओवर के दौरान नियमित रूप से साक्षात्कार दिए। 6 उनका बचपन का उपनाम जैक द लार्ड, एक वाक्यांश जिसका अर्थ है एक विशिष्ट रूप से आत्मविश्वासी, लापरवाह, तेजतर्रार युवक। 46 उनकी बाह पर टैटू है। 8 47 ओकोनेल की परेशान युवावस्था ने उनके काम को प्रभावित किया है।
जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने अपने करियर के पहले दशक में मुख्य रूप से अपराधियों की भूमिका निभाई। 6. जबकि उनके किशोर आपराधिक रिकॉर्ड ने शुरुआत में उन्हें हॉलीवुड की प्रस्तुतियों में कास्ट होने से रोक दिया क्योंकि वह अमेरिकी वीज़ा प्राप्त करने में असमर्थ थे। 2. 24 साल की उम्र तक उन्होंने अपनी जीवनशैली को काफी हद तक बदल दिया था। उन्होंने कहा, मैं अब पहले जैसा सबसे मजेदार समय बिताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हर बार जब मैं घर से बाहर निकलता था तो यही मानसिकता होती थी। 47 उन्होंने एंजेलिना जोली को श्रेय दिया है, जिन्होंने उन्हें अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म अनब्रोकन में निर्देशित किया था। उन्होंने अपने दृष्टिकोण को प्रभावित करने के लिए और उनके साथ काम करने को एक हस्तक्षेप के रूप में वर्णित किया। 2. परोपकार। तो दोस्तों 18 अप्रैल 2025 इसकी रिलीजिंग डेट रहने वाली है, यानी रिलीज़ हो चुकी है और 138 मिनट टोटल इसकी रनिंग लेंथ थी और लगभग 90 से 100 मिलियन के बीच में से बनाया गया था। बाकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 61 मिलियन का अब तक कलेक्ट हो चुका है। बाकी कंटिन्यू सिनेमाघरों में लग रही है। बाकी मैंने पूरी जानकारी इस मूवी के बारे में बता दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।